नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जिस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है eDNA यानी कि पर्यावरणीय DNA। क्या होता है पर्यावरणीय DNA, किस तरह से ये खोज है वो हमारे आने वाले जीवन में उपयोगी साबित होगी। तो चलिए जानते हैं हम। भविष्य में किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जासूसों और जांचकर्ताओं को सतह से डीएनए के नमूने उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे हवा से ही डीएनए के नमूने एकत्रित करके अपराधी का पता लगा लेंगे। है ना अचरज वाली बात? बिल्कुल। आपको ये जानकर अचरज होना भी चाहिए कि हवा में डीएनए कैसे होगा। तो हम हर जगह अपना डीएनए छोड़ते रहते हैं, हवा में भी हमारे डीएनए के अंश मौजूद होते हैं। अब ये डीएनए क्या होता है, चलिए हम पहले जानते हैं कि आखिर ये डीएनए किसे कहते हैं। डीएनए या डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवंशिक जानकारी को उनके संतान तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। एक बहुकोशिकीय जीव के लगभग प्रत्येक कोशिका में उस जीव के लिए आवश्यक डीएनए का पूरा सेट होता है। तो रिसर्चरों ने पहली बार हवा के नमूनों से जंतु डीएनए एकत्रित किया है। मनुष्य और अन्य जीव जंतुओं द्वारा वातावरण में छोड़े जाने वाले डीएनए को पर्यावरणीय डीएनए कहा जाता है। तो इसे वैज्ञानिकों ने eDNA नाम दिया है। वैज्ञानिक पिछले कुछ समय से पानी में रहने वाली प्रजातियों का पता लगाने के लिए पानी के नमूनों से eDNA निकाल रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने भी हवा से जंतु eDNA निकालने की कोशिश नहीं की थी। तो ये पहली बार जो कोशिश की वो की लंदन की क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी की इकोलॉजिस्ट। इस अध्ययन की प्रमुख लेखक एलिजाबेथ क्लेयर ने कहा कि यह हम देखना चाहते थे कि क्या हम हवा से eDNA को छानकर ज़मीनी जानवरों की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी दिलचस्पी यह पता करने में भी है कि क्या बिलों या गुफाओं में रहने वाले जीवों का अंदाज़ा पाने के लिए eDNA का उपयोग किया जा सकता है। इन स्थानों में रहने वाली प्रजातियों तक पहुंच पाना या उन्हें पकड़ पाना मुश्किल होता है, और अगर eDNA का पता लग जाता है या eDNA की खोज बढ़िया तरीके से हो जाती है तो उसके बाद इन जीव जंतुओं का पता लगाना आसान हो जाएगा। आगे कहते हैं वो, अपने प्रयोग में क्लेयर और उनके सहयोगियों ने एक एनिमल फैसिलिटी से eDNA एकत्रित करने की कोशिश की, जहां नेक्ड मोल रेट यानी पूर्वी अफ्रीका का एक चूहा है उसको रखा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि इस जंतु के बाड़े में या बाड़े वाले मकान से एकत्रित हवा के नमूनों से नेक्ड मोल रेट और मनुष्य दोनों के डीएनए मिले। अमेरिका की टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के इकोलॉजिस्ट मैथ्यू बर्न्स ने कहा कि इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि हवा के नमूनों से बड़े जानवरों के डीएनए भी एकत्रित किए जा सकते हैं। बर्न्स ने कहा कि हम हवाई डीएनए से उन वन्य जीवों का पता लगा सकते हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। रिसर्चर ने भविष्य में इस तकनीक का उपयोग दुर्गम स्थलों में रहने वाली प्रजातियों की निगरानी के लिए करेंगे। जानवरों के बारे में मनुष्य के डीएनए की मौजूदगी से रिसर्च को ये आसानी अवश्य हुई, ये तो हैरानी हुई, लेकिन बोन्स ने कहा कि लगभग हर नमूने में मनुष्य के डीएनए मिलना एक बड़ी बाधा भी थी। एक तरफ इससे पता चलता है कि डिटेक्शन का यह तरीका बहुत ही संवेदनशील है, दूसरी तरफ इससे यह भी जाहिर होता है कि हवा के नमूने रिसर्च टीम के डीएनए से भी प्रदूषित हो सकते हैं। अब जो बात हमने स्टार्टिंग में की थी वही बात यहाँ पर घूम फिर करके फिर से आ चुकी है, यानी कि कोई भी जासूस है वो अपराधी को पकड़ने के लिए हवा से डीएनए को इकट्ठा कर लेगा, लेकिन हवा से अगर वो इकट्ठा करेगा तो जिस टाइम वो उसकी जांच कर रहा होगा तो उस टाइम उनके खुद के डीएनए भी तो हवा में उस टाइम चले गए होंगे। तो रिसर्चों को एयर फिल्टर, गाउन और हेयरनेट आदि का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वे हवा को नमूनों में अपने डीएनए को न मिला सकें। पिछले दशक में वानस्पतिक प्रजातियों और जीव जंतुओं के अध्ययन और प्रबंधन के लिए eDNA के संकलन और विश्लेषण का एक सिलसिला आरंभ हुआ। इस अध्ययन से पहले कुछ रिसर्चरों ने हवा से वानस्पतिक
डीएनए एकत्रित करने की कोशिश की थी। इनसे ज़्यादातर प्रयोगों में एक पौधे को सम्मिलित किया गया जो पराग और बीजों के रूप में हवा में डीएनए छोड़ते हैं। जाहिर सी बात है कि जानवर ऐसा नहीं करते, लेकिन वे अपनी थूक और त्वचा की कोशिकाओं के जरिए वातावरण में अपना डीएनए छोड़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों की इस नई खोज से हवाई डीएनए विश्लेषण का एक नया क्षेत्र विकसित हो सकता है। जो टेक्नोलॉजी सिर्फ वातावरणीय आकलन के उद्देश्य से विकसित की गई थी, वह दवाओं, अपराध विज्ञान और एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत उपयोगी हो सकती है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोविड जैसी हवा के जरिए फैलने वाली बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम जो हवा में वायरस की पहुंच सीमा के आधार पर ही बनाए गए हैं, लेकिन नई तकनीक से हवा से वास्तविक नमूने एकत्रित करके सोशल डिस्टेंसिंग के ज़्यादा प्रभावी नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। तो ये थी आज की एक रिपोर्ट। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।